नमस्कार, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर सिंह सरिता राजपूत। दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल घिरता ही जा रहा है और वो राजनीतिक या किसी और मुद्दों पर नहीं, किसी और बात पर नहीं, भ्रष्टाचार पर अरविंद केजरीवाल पर शिकंजा कसता ही जा रहा है ईडी और क्राइम ब्रांच का। अरविंद केजरीवाल के जितने भी खासम खास आम आदमी पार्टी में जो नेता हैं, उन पर एक के बाद एक खुलासा दिन प्रतिदिन होता जा रहा है। और जिस प्रकार से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शराब घोटाले में जिस प्रकार से उनके ऊपर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, वो कभी भी जेल जा सकते हैं। और जो क्लासरूम जो दिल्ली में बनाए थे, जिस प्रकार से बनने चाहिए, जितनी लागत आनी चाहिए, उस प्रकार से न अगर वो उनकी लागत को बढ़ा चढ़ा करके मैं अपने बजट में दिखाना, उस काम पैसे को खर्च करना, जो काम 5 लाख रुपए में होना था वो काम 25 लाख रुपए में इन्होंने क्लासरूम के जो रूम इन्होंने जो रेनोवेट किया है उसका भी घोटाला सामने है और उसकी भी जांच हो रही है। और अभी केजरीवाल के सबसे खास, सबसे नियरेस्ट नेता पर भी घोटालों की आंच आ गई। उनकी भी अभी जांच के आदेश एलजी ने दे दिए हैं। राजनीतिक परिवेश में चाहे मनीष सिसोदिया केजरीवाल के नियरेस्ट हो, लेकिन वैसे सबसे ज़्यादा नज़दीक केजरीवाल के राघव चड्ढा माने जाते हैं। और राघव चड्ढा पर भी ईडी की जांच शुरू हो गई है कि 2 दिन पहले ही दिल्ली में जो जल बोर्ड के जो बिलों के पे जो पैसे आते हैं, वो सारे पैसे सरकार के खाते में न जाकर कहीं और भी जाते हैं। और इसकी जांच अभी शुरू हो रही है। और दिल्ली के एलजी ने चीफ सेक्रेटरी को एफआईआर करने के लिए भी कहा है। और इस प्रकार से राघव चड्ढा पर भी ये शुरू हो गई है। अब देखिए, पहले सत्येंद्र जैन 4 महीने से अंदर है जेल के अंदर। उसके बाद मनीष सिसोदिया पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है, वो कभी भी किसी वक्त जेल जा सकते हैं। उधर अमानतुल्लाह खान जेल में चले गए हैं। उधर कैलाश गहलोत पर इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जांच चल रही है ईडी की और क्राइम की। और अभी ये राघव चड्ढा, लगता तो ऐसा था कि हिमाचल गुजरात के इलेक्शन के बाद ये सब होना है, लेकिन ये तो उससे भी पहले जो बाद में होना तो अभी से शुरू हो गया है। क्योंकि एक तरफ तो कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस तो खत्म हो रही है, एक तरफ लगता है कि आम आदमी पार्टी भी 2024 के इलेक्शन आने से पहले आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर जेल की शोभा बढ़ा रहे होंगे, ऐसा मुझे लगता है। और इसमें इसी साल दिसंबर तक और 2-3 आदमी नेता जो हैं आम आदमी पार्टी के जेल जा सकते हैं। और दिल्ली की पीएफआई का जो हेड ऑफिस है दिल्ली के अंदर, और जो उसका मुखिया है दिल्ली पीएफआई का, उसके पास एक टैप रिकॉर्डिंग मिला है। उस टैब में दिल्ली की किसी राज्यसभा सांसद की भी उससे बातचीत करते हुए उस पर भी जांच चल रही है। मैं अभी जब तक पूरा क्लियर नहीं हो जाता उसका नाम का मैं खुलासा नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा सूत्रों से जानकारी मिली है। क्योंकि पीएफआई को भी वहीं से पैसा आता है जहाँ से कुछ एनजीओज को पैसा आता है। कि केजरीवाल का जो अपना एनजीओ था उसका पैसा भी वहीं से आता था। और वहाँ का मतलब है तुर्की से भी पीएफआई को पैसा आता है, सऊदी अरब से भी आता है, अमारात से भी आता है, और पश्चिमी देशों से तो आता ही है, वो तो सभी को पता है। लेकिन जो पैसा पीएफआई में आता है वही काफ़ी एनजीओ में वहाँ से पैसा आता है।
और जब इस पैसे का आवागमन रोकना बहुत ज़रूरी है, और जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक ये सब चीज़ें नहीं रुकने वाली हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि केंद्र सरकार हमको काम नहीं करने देती है, सारे अधिकार केंद्र सरकार ने दिल्ली के एलजी को दे रखे हैं, और एक तरफ बोलते हैं कि आपने दिल्ली में स्कूल मॉडल को और एजुकेशन स्वास्थ्य मॉडल को कि वो गुणगान गाते हैं। जब केंद्र सरकार आपको काम करने नहीं देती तो आप काम कर कैसे रहे हैं, और जब सारे अधिकार ही एलजी के पास हैं तो आप किस अधिकार से काम कर रहे हैं। रोज नए नए ड्रामे, केजरीवाल जी के नए नए ट्वीट, नए नए बहाने, अब वो चलने वाले नहीं। अभी एक नया टोटका इस्तेमाल कर रहे हैं केजरीवाल जी। उन्होंने गुजरात से एक दलित परिवार को दिल्ली अपने घर खाने पर बुलाया है कि आप दिल्ली आइए और मेरे घर में खाना खाइए। केजरीवाल साहब, ये जो राजनीति है, ये टोटकों वाली, ये सब दिखावे की राजनीति, इस समय चला गया है। अब ये समय नहीं है, अभी समय है ठोस राजनीति का, कुछ करके दिखाने का। कुछ करके दिखाने से ही राजनीति चलेगी। इस प्रकार के दलित को घर बुलाकर खाना खिलाने से, दलित के साथ चाय पीने से, ये सब राजनीति का जो ट्रेंड था, ये पीछे जा चुका है। लेकिन अब ये चीज़ नहीं चलने वाली है। अभी राजनीति दिन प्रतिदिन बदल रही है, राजनीति में एक राजनीतिक क्रांति आ रही है। क्योंकि पहले के लोग भावनाओं से काम करते थे, एक मुखिया ने कह दिया सभी वोट वही दे देते। लेकिन आज लोग जो है पढ़े लिखे हैं और सब समझते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उनका हित क्या है, उनका अहित क्या है। तो अभी केजरीवाल जी टोना टोटका इस प्रकार का चलने वाला है नहीं। और केजरीवाल की कोई अपनी विचारधारा नहीं है। अगर केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से विचारधारा के ऊपर कोई सवाल किया जाए तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। कि आप ये नहीं कह सकते केजरीवाल को कि केजरीवाल साहब आपकी तो विचारधारा ये है और आप कर ऐसे रहे हैं। उस पर आप केजरीवाल जी से बहस नहीं कर सकते, क्योंकि केजरीवाल सरकार की या केजरीवाल की कोई विचारधारा नहीं है। और जिस पार्टी की कोई विचारधारा नहीं हो, उस पार्टी का अस्तित्व ज़्यादा दिन नहीं रहता है। अब ऐसा लगता है कि जिस समुद्र की लहर पर, जिस करप्शन की लहर पर ये बहकर आए हैं, उसी करप्शन के समुद्र में भी डूबने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी। कांग्रेस तो जा ही रही है, कांग्रेस तो डूब ही रही है, लेकिन लगता है कि कांग्रेस से भी तेज गति से आम आदमी पार्टी डूब रही है। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी का इतने बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाना, उसके बाद में पंजाब में सरकार बनाना, और इतने शॉर्ट टाइम में इतना आगे बढ़ना। कांग्रेस, अगर देखा जाए तो कांग्रेस के बाद में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी देश के अंदर, और उसका आज ये हाल है जो इतने कम समय में रिकॉर्ड तोड़ करप्शन, भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने किया है। इससे ज़्यादा भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड आज तक किसी पार्टी ने नहीं तोड़ा है जितना आम आदमी पार्टी ने चुना। और कोई भी सवाल आप केजरीवाल जी से पूछें, उनको पता ही नहीं होता है। पिछले दिनों जब भगवत मान का जर्मन यात्रा में जो उनको हवाई जहाज से नीचे उतारा, उसके बारे में पूछा तो उनको पता नहीं, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ। शराब घोटाले के बारे में पूछे तो मुझे जानकारी नहीं है कि कौन सा कैसा घोटाला है। क्लासरूम के घोटाले के बारे में पूछे, मुझे जानकारी नहीं है कि ये इसमें कैसे घोटाला हो सकता है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि पार्टी के शीर्ष कमान को, पार्टी के मुखिया को ये ना पता हो कि पार्टी में हो क्या रहा है? अगर मान लो ऐसा हो भी रहा है तो उसको बड़ा अचंभा होगा कि मेरी जानकारी में नहीं और मेरी पार्टी के अंदर ये घोटाले हो रहे हैं, तो उसको तुरंत उस ऐसे नेता को बर्खास्त कर देना चाहिए जिसने घोटाला किया है। मगर ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी जितने भी घोटालेबाज लोग हैं, चाहे वो सत्येंद्र जैन हो, चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे अमानतुल्ला खान हो, चाहे कैलाश गहलोत हो, और अब चाहे राघव चड्ढा हो, इन सभी को केजरीवाल बचाने में लगे हुए हैं। अगर केजरीवाल की नज़र में ये नहीं है, घोटाले नहीं हुए हैं, उनके अनजाने में हुए हैं, तो अगर इस प्रकार से होता तो केजरीवाल इनकी जांच करवाते। कोई भी सरकार हो, अगर उसके शीर्ष कमान की नज़र में ये घोटाले नहीं हैं, उनकी नज़र में ये काम नहीं हुआ है,
तो वो उसकी तुरंत जांच करेंगे और गलती पाए जाने पर उसको तुरंत बर्खास्त करेंगे उस नेता को। मगर ऐसा केजरीवाल जी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल के तार भी इसमें जुड़े हुए हैं, इनके मास्टरमाइंड ही केजरीवाल है। ये जितने भी ड्रामेबाजी हैं, इन सब ड्रामेबाजी के इस ड्रामालॉजी के मास्टरमाइंड केजरीवाल हैं। और ये जाहिर सी बात है, मनीष सिसोदिया का जेल जाने का मतलब है कि ये आंच केजरीवाल तक पहुंच जाना, और मनीष सिसोदिया अंदर गए तो केजरीवाल का बचना कोई बहुत नामुमकिन है। केजरीवाल को जाना ही पड़ेगा। कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी? क्योंकि सभी के पीछे मास्टरमाइंड केजरीवाल है। बिना केजरीवाल की कोई भी नेता इस प्रकार के घोटाले नहीं कर सकता, बिना मुखिया की नॉलेज में डाले काम नहीं कर सकता। अभी केजरीवाल जी की कितनी इन्वॉल्वेशन है इसमें या नहीं है ये मैं नहीं जानता, और है भी या नहीं है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस जिस गति से जा रही है उसी से भी तेज गति से आम आदमी पार्टी जा रही है। और ये ड्रामेबाजी से अभी सरकार बचने वाली नहीं है केजरीवाल की, क्योंकि जनता समझ चुकी है, जनता इनके मंसूबों को भांप चुकी है। जनता ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप पर विश्वास किया है। क्योंकि जनता ने विश्वास इसलिए किया कि जो व्यक्ति, जो पार्टी भ्रष्टाचार से निकल कर आई है वो कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं करेगी। मगर यहाँ तो उससे उल्टा हुआ है, यहाँ तो रिकॉर्ड तोड़ भ्रष्टाचार हुआ केजरीवाल सरकार का के अंदर, केजरीवाल के राज में। और ये केजरीवाल ने एकाएक नहीं कर दिया। जब भी इन्होंने पार्टी बनाई थी उससे पहले ही केजरीवाल ने अपना मन बना लिया था कि घोटाले करने हैं, दबा के घोटाले करने हैं, मगर फंसना नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता फंसे, कोई एमएलए फंसे, लेकिन केजरीवाल को नहीं फंसना है। ये प्री प्लानिंग है। केजरीवाल जी ने पहले माइंड मेकअप कर रखा था कि सरकार बनाने के बाद, सत्ता में आने के बाद में अनगिनत घोटाले करने हैं। आज एक भी ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है दिल्ली के अंदर कि जहां आम आदमी पार्टी का घोटाला नहीं हो। हर डिपार्टमेंट में घोटाला, हर दिन कोई ना कोई घोटाला केजरीवाल सरकार का दिल्ली में खुल रहा है। बस एक ही बहाना है कि आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से देश में लोकप्रिय हो रही है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को हजम नहीं हो रहा है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमारे नेताओं को ज़बरदस्ती उनके ऊपर आरोप लगा के, ईडी और क्राइम को लगा के उनको अंदर करवा रही है ताकि पार्टी को अस्थायी कर सके। कहीं ऑपरेशन कमल चला रखा है कि हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए, हमारी पार्टी को ख़त्म करने के लिए बीजेपी ये कर रही है, वो कर रही है। भ्रष्टाचार करें आम आदमी पार्टी के, हमारी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता और बहाना ईडी, क्राइम, सीबीआई। क्या क्राइम ब्रांच सीबीआई को या ईडी को आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल पार्टी से व्यक्तिगत कोई दुश्मनी है? नहीं ना। जब व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, जो आपका जो घोटाला जो पकड़ा जा रहा है वही अंदर जा रहा है। पहले की सरकार है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले घोटाला पकड़ा, उसके बाद में जांच हो रही है, 2-4-6 महीने जांच हो रही है, फिर वो छूट जाता है। क्योंकि किसी भी चीज़ का घोटाला पकड़ने के बाद में किसी चीज़ भी मैटर में एफआईआर करने के 60 दिन के अंदर अंदर उसका जो है चालान करना होता है। अब इस सीबीआई और ईडी अलग दिशा में काम कर रही है। देश के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से ये एजेंसियां काम कर रही है ईमानदारी से। आज से पहले कभी नहीं हुआ। पहले सभी पूरी तरह से जांच करती हैं, पूरी तह तक पहुँचती है, एक एक सबूत, एक एक तथ्य जुटाती हैं, और ये सब सबूत और तथ्य जुटाने के बाद ही एफआईआर होती है और 60 दिन के अंदर अंदर उनका चालान होकर वो जेल चले जाते हैं। तो अभी बचना मुश्किल है। अभी पहले की राजनीति नहीं रही है। केजरीवाल साहब को ये जानना होगा, जो पहले जो राजनीति ड्रामेबाजी की या टोटकेबाजी की जो होती थी वो ख़त्म हो गई है। अब जनता अच्छा और बुरा अपना जानने लगी हैं कि उनके लिए अच्छा क्या है, उनके लिए बुरा क्या है, उनके बच्चों के लिए अच्छा बुरा क्या है, समाज के लिए अच्छा बुरा क्या है, देश के लिए अच्छा बुरा क्या है। और पीएफआई पर कुछ भी ना बोलना, चुप्पी साधना,
इससे जाहिर होता है कि इससे बड़ा कोई देशद्रोही नेता या देशद्रोही पार्टी इससे बड़ी कोई हो ही नहीं सकती। जो पीएफआई एक आम संगठन नहीं है, पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है जो देश को तोड़ना चाहते हैं। और इस प्रकार की कई ऐसे संगठन हैं देश को तोड़ना चाहते हैं पीएफआई जैसे पहले सिमी था, सिमी के बाद में पीएफआई हो गया, उसके बाद में जैसे मोहम्मद पता नहीं क्या क्या हैं, अनगिनत टोटल कुल मिला के 50 से भी ज़्यादा ऐसे संगठन हैं जो देशद्रोह का काम करते हैं, जो भारत को तोड़ने का काम करते हैं। मगर 2014 से पहले भारत कुछ और था, लेकिन 2014 के बाद भारत कुछ और है। 2000 से पहले से जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष कमान था, उनका काम करने का तरीका अलग था, लेकिन 2014 से लेके अब तक भारतीय जनता पार्टी का रुख बदल गया, उनका काम करने का तरीका बदल गया है, उनका सोचने का तरीका बदला। वो एक प्रोफेशनल पार्टी है, वो कि प्रोफेशनल तरीके से भारतीय जनता पार्टी देश में राज करती है। जिस प्रकार से कोई सरकारी डिपार्टमेंट होता है, ये सीईओ है, ये बाबू है, चपड़ासी है, ये कानून गो है, इस प्रकार से प्रोफेशनल तरीके से ये पार्टी लेआउट है भारतीय जनता पार्टी। और इसके संगठन और कार्यकर्ताओं की जड़ इतनी गहरी कि इसको कोई हिला नहीं सकता है। भारतीय जनता पार्टी से कोई भी नेता अगर मनमुटाव करता है तो सिर्फ मनमुटाव करके अगर पार्टी से बाहर जाता है, पार्टी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है। असर पड़ता है उस नेता पे पड़ता है और आखिरी में उस नेता को फिर वापस आना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी मनमुटाव करके गए हुए नेता को मनाने नहीं गई आज तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष कमान का जो नेतृत्व है, उसकी पूरी सोच, उसकी कार्यशैली पूरी तरह से बदल चुकी है। वो जो भी कोई निर्णय लेते हैं दीर्घकालीन निर्णय लेते हैं, लॉन्ग सोच के साथ, लंबी सोच के साथ निर्णय लेती है भारतीय जनता पार्टी। देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इन 3 लोगों की सोच बाकी नेताओं से बहुत अलग है। और ये जो करते हैं वो बहुत मजबूती के साथ करते हैं, तथ्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर एक्शन करते हैं और उसको अंजाम देते हैं लास्ट तक, आखिरी तक। और इस प्रकार से अगर भारत की अस्मिता को, भारत की संस्कृति को, भारत की धरोहर को अगर बचाना है, इसको कायम रखना है, तो इस पीएफआई जैसे संगठनों पर आजीवन प्रतिबंध लगाना होगा और इनके पीछे से सप्लाई लाइन को काटना होगा। प्रतिबंध लगाने से मात्र से इसका समाधान नहीं हो सकता है। पहले सीमी थी, फिर पीएफआई बन गई, पीएफआई को बैन करेंगे, सीएफआई बन जाएगी, सीएफआई को बैन करेंगे, एनएफआई बन जाएगी। ये नाम बदलते रहेंगे, इंसान वही रहेगा, चोला बदलता रहेगा। तो इससे चोला बदलने से बार बार कोई इंसान नहीं बदलता, उसकी विचारधारा नहीं बदल जाती है। जितने भी संगठन हैं पीएफआई को मिलाकर के, जितने भी संगठन है देश का, इस प्रकार का, सबकी एक ही सोच है, 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, भारत के अंदर शरिया कानून लागू करना, किसी भी कीमत पर इनका यही है। और जो फुलवारी शरीफ में जो 8 पेज का जो डॉक्यूमेंट में ना, उसमें सब कुछ साबित हो जाता है पीएफआई का मकसद क्या है, जितने भी आतंकी संगठन है उसका मकसद क्या है। बस फर्क इतना है कि जो पहले जितने आतंकी संगठन थे उनसे बहुत ज़्यादा खतरनाक संगठन पीएफआई है, क्योंकि पीएफआई किसी भी सेकुलर पार्टी के साथ नहीं है, किसी भी मुस्लिम पार्टी के साथ नहीं, चाहे ओबीसी की पार्टी क्यों ना हो। पीएफआई के अंदर सिर्फ अपने ही मुसलमान लोग हैं, उनको अपने ही तरीके से वो ट्रेंड करते हैं, ट्रेनिंग दे के ट्रेंड करते हैं। उनका सोचना है कि हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे प्रधानमंत्री हो, हम संसद पर हमारा कब्जा हो, विधानसभा पर हमारा कब्जा हो, ताकि हम आसानी से शरिया कानून लागू कर सकें और इस भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना सकें। पीएफआई का सिर्फ एक यही मकसद है। और इस चीज़ों को सब रोकना है तो उसका एक ही उपाय है, पीएफआई जैसे संगठनों को बैन तो करना ही है। ये भी तारीफ़ काबिल है, ये भी सराहना के काबिल है, लेकिन बैन के साथ साथ पीछे की सप्लाई लाइन काटना बहुत ज़रूरी है। जब तक पीछे की सप्लाई नहीं कटेगी, कितनी बार बैन करते रहो, नए नए नाम से बनती रहेंगी ये। अभी सुना कि पीएफआई को बैन कर दिया, पीएफआई के सहयोगी जितने भी संगठन हैं सबको बैन किया, आज रात को ही किया है। लेकिन इन सब का स्थायी समाधान नहीं है, ये टेम्परेरी समाधान है। स्थायी समाधान तब है पीछे से सप्लाई लाइन काटी जाए और सख्त कानून बनाया जाए। जो भी इस प्रकार का तत्व मिलता है उसको तुरंत एक्शन और तुरंत सजा उसको दो, उसी प्रकार से। तो आज के अंक में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर। जब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।